Assalamualaikum third year. Today we are going to study the remaining part of radioactive contamination. तो जैसे कि हम लोगों ने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था कंटामिनेशन क्या है और उसकी टाइप क्या क्या है, जैसे इंटरनल कंटामिनेशन है और एक्सटर्नल कंटामिनेशन थी। ठीक है, तो आज बेसिकली उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि कंटामिनेशन जो होती है या रेडियो न्यूक्लाइड मटेरियल जो हमारे पास सील अनसील सोर्सेज से निकल जाता है, किसी जगह पे स्पिलेज हो जाती है, उसकी वजह से जो रेडियो एक्टिव हमारे पास मटेरियल होता है, ठीक है, उसको डिकंटामिनेट कैसे करेंगे, उससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, आज हमने उनको डिस्कस करना है। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल कंटामिनेशन का डिफरेंस मैं आपको कल ही बता चुकी थी। अब जिस तरह की हमारे पास पता न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में हमारे पास, जैसे कि हम जब रेडियोलॉजी में काम कर रहे होते हैं हमें रेडिएशन प्रोटेक्शन जरूरी होती है, वैसे जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन में काम कर रहे होते हैं तो हमें रेडिएशन प्रोटेक्शन जरूरी होती है। कंटेमिनेशन का मतलब ये है ना कि वहां से अब रेडिएशन निकलने लग जाएंगे, स्पेसिफिक जगह से हैजर्डस होगी रेडिएशन के इफेक्ट्स आएंगे हमारे पास, तो ऑब्वियसली उससे हमें कंटेमिनेशन से भी उस जगह को बचाना है और अपने आप को भी वहां वाली जो रेडिएशन निकल रही है उनसे अपने आप की भी प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, क्योंकि जो भी वहाँ पे कंटेमिनेशन हुई है उससे पोटेंशियल एक्सपोजर हमें मिल रहा है कॉन्टिन्यूसली, क्योंकि रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशन इमिट हो रही हैं, गैमा रेज इमिट हो रही हैं। ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल जो अगर गिर गया है, स्पिलेज हो गई है या अनसील सोर्सेज से निकल गया है, ठीक है, और वहां पे जितने भी वर्कर्स हैं उस ऐसी सिचुएशन में वहां पे काम कर रहे हैं तो वो सारे भी इफेक्टेड होंगे, तो हमने उन सबको बचाना है उस कंटेमिनेशन से। ठीक है, तो उसके डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम जब हम रेडियोलॉजी में पढ़ते थे तो हम डोज लिमिट्स के बारे में पढ़ते थे, रेडिएशन डोजीमीट्री, कुछ स्पेसिफाइड डोजेज होती थी हमारे पास, अलारा का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था, कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर जो कि हमारे पास था कि जी ईयरली इतना होना चाहिए, वो सारी डोजेज जिस हमने रेडियोलॉजी में पढ़ी थी, उसी तरह कुछ न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए भी स्पेसिफिक हो जाती हैं। अब जैसे पता है कि रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो थी वो रेडियो एक्टिव मटेरियल की बनी होती है जो कि कॉन्टिन्यूसली आयनाइजिंग रेडिएशन इमिट कर रहे होते हैं, और मैंने कल भी बताया था, एक बार याद रखने की रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो है वो इटसेल्फ रेडिएशन नहीं है, बट इट इज ओनली द सोर्स ऑफ रेडिएशन है ये। ठीक है, और रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन जो है उसके लिए आपको डिफरेंट स्टेप्स हैं कुछ जो कि आपको अपने जेन में रखने, अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ टू डिकंटामिनेट द सरफेस जहाँ पे स्पिलेज हो गई है, ठीक है, तो आपने उसको 5-6 पॉइंट्स में, 7-8 पॉइंट्स में कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जो कंटेमिनेशन हुई है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है, बेसिकली जो कंटेमिनेंट है रेडियो एक्टिव मटेरियल इस सेल्फ एक कंटेमिनेंट है। ठीक है, वो आइदर सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैसियस फॉर्म में हो सकता है, और जो लार्ज कंटेमिनेंट्स होते हैं वो तो आइदर विजिबल भी हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि आप लोग रेडिएशंस को देख नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, जब आपके पास इफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं हैज़ार्डस इफेक्ट्स, तब आपको पता चलता है कि अच्छा कोई यहाँ पे स्पिलेज हुई थी या यहाँ पे कंटेमिनेशन हुई है, तो ये उसके इफेक्ट्स में हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास यही चीज होती है कि हम कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स ले सकते हैं, अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों स्लाइड जो प्रीवियस थी इसमें वही कल वाली चीजें ही रिपीट की गई हैं ताकि आप लोगों की आंखों के सामने से एक दफा गुजरे और आप लोग को याद रहे। ठीक है, अच्छा, अब वही बात है कि हम जो कंटेमिनेशन हुई है, जो वहां पे रेडियोएक्टिव एक्टिविटी है हो गई है, उसको हमने कम कैसे करना है। ठीक है, अब जो रेडियोएक्टिव मटेरियल है उसने तो अपनी हाफ लाइफ के अकॉर्डिंग ही डिके करना है ना। ठीक है, जैसे आयोडीन है उसकी हाफ लाइफ 8 डेज है, कहीं पे आयोडीन रेडियो फार्मास्यूटिकल की स्पिलेज हो गई है तो वो उस जगह से ऑलमोस्ट 8 डेज के अंदर अंदर खत्म होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी रेडियो फार्मास्यूटिकल है वो कब खत्म होता है एक जगह से, कब उसके रेडिएशन इफेक्ट्स खत्म होना शुरू होते हैं, जब वो डिके करना स्टार्ट कर जाता है, और प्रॉपर उसके अंदर से रेडिएशन आना तब खत्म हो जाती है जब वो प्रॉपरली डिके हो जाता है आफ्टर 8 डेज, क्योंकि हमें पता है आयोडीन की हाफ लाइफ 8 डेज है। इसी तरह डिफरेंट रेडियो फार्मास्यूटिकल जब आपने पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए जरूरी है कि आपको उनकी फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों हाफ लाइफ पता हो, क्योंकि जब हम कंटेमिनेशन की बात करेंगे, रेडिएशन प्रोटेक्शन की बात करेंगे, डोज लिमिट्स की बात करेंगे, उसके लिए ये स्पेसिफिक है हमें पता हो। ठीक है, अच्छा, मैंने अब जिस तरह के कंटेमिनेंट कैन बी स्प्रेड बाय एयर, ठीक है, एयर बॉर्न हो सकती है, वाटर बॉर्न हो सकती है, या जस्ट बाय मैकेनिकल कांटेक्ट भी हो सकती है। ठीक है, और हमें ये पता है कि अगर एक दफा कंटेमिनेशन हो गया हम उसको प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको लिमिट करने के लिए, उसको कम करने के लिए कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब हमें पता है कि किसी ऐसी चीज में अगर हमारे पास रेडियो फार्मास्यूटिकल आया है, जैसे वेजल में आया है, कंटेनर में है, कोई ऐसा सोर्स है जो कि अनसील्ड है, प्रॉपरली पैक नहीं है, उसमें से लीकेज हो गई है, तो वो हमारी जो बिल्डिंग को भी कंटेमिनेट कर सकता है, इतना वो हार्मफुल होता है। ठीक है। तो और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं वो इन्वायरमेंट जब इन्वायरमेंट में इंटरेक्ट करते हैं वो केमिकली इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप इसकी एग्जांपल इंटरनल कंटेमिनेशन से भी ले सकते हो। ठीक है। अब कंटेमिनेशन से बचने के लिए डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है। सबसे पहले अगर आप कॉमनली जनरली अगर आप बोलो कि हम वी कैन गेट रीड ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है। हाउ कैन वी गेट रीड ऑफ कंटेमिनेशन? तो वी कैन गेट रीड ऑफ कंटेमिनेशन बाय वेरियस मैकेनिकल एंड केमिकल डिकंटेमिनेंट्स होते हैं। कुछ मैकेनिकल होते हैं, कुछ केमिकल डिकंटेमिनेंट सर्विसेज यूज की जाती हैं। डिफरेंट बियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। बियोलॉजिकल प्रोसेसेस का मतलब ये है कि आपने बियोलॉजिकल हाफ लाइफ उस रेडियो फार्मास्यूटिकल की, उस रेडियो एक्टिव मटेरियल की देखनी होती है। ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया, रेडियो फार्मास्यूटिकल रेडिएशन एमिट करना तब बंद करता है जब वो प्रॉपरली डिके हो जाता है, डिस्पोज ऑफ हम उसको कर देते हैं, और उसको हम अकॉर्डिंग टू हाफ लाइफ जो है हम उस चीज को मेजर करते हैं। ठीक है। अच्छा जी। उसके बाद जैसे कि अब डिकंटेमिनेशन टेक्निक्स हैं। ठीक है। वो डिफरेंट है, आइदर वो केमिकल डिकंटेमिनेशन भी हो सकती है और मैकेनिकल भी होती है। जो क्लिनिकली सबसे ज्यादा डिकंटेमिनेशन का मेथड यूज किया जाता है वो केमिकल डिकंटेमिनेशन होती है। वो बेस्टेस्ट मेथड होता है फॉर मोस्ट डिकंटेमिनेशन ऑपरेशंस के लिए। ठीक है। तो हम जो केमिकल डिकंटेमिनेशन होती है ना, वो हम ऐसे करते हैं कि जिस सरफेस पे कहीं पे स्पिलेज हो गया, कहीं पे हमारा रेडियोएक्टिव मटेरियल हो गया, उसको हम पानी से धो देते हैं। ठीक है। या कोई भी हमारे पास, मैंने कल जिसने आपको बताया था, फिक्सेटर्स होते हैं। ठीक है। हम वो यूज कर सकते हैं। कोटिंग जेल्स होते हैं। ठीक है। तो उनको डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे स्पिलेज हुई है वहां पे अगर कोई वर्कर चल रहा है तो हो सकता है उसके सोल ऑफ द शूज जो है, ठीक है, उसके साथ रेडियोएक्टिव मटेरियल अटैच हो सकता है, और वो जहां जहां जाएगा उस जगह पे, उस जगह को वो इफेक्ट करेगा, और वहां पे रेडिएशन, सही बात है, अगर वो उसके सोल पे लगा है। फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, वो न्यूक्लियर मेडिसिन में डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वहाँ पे स्पिलेज हुई है और उसने ध्यान नहीं दिया, उसका पाँव उस स्पिलेज पे पड़ गया और वो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट से निकल के हर जगह फिर रहा है। तो इसका मतलब है कि वो हर जगह को डिकंटेमिनेट करता हुआ कंटेमिनेट करता हुआ जा रहा है। ठीक है। क्योंकि वो जहां जहां पाँव रखेगा, न्यूक्लियर मेडिसिन में यही होता है ना कि रेडिएशन की अमाउंट इतनी ज्यादा है, तो वो हर जगह को ही कंटेमिनेट कर रहा है और हर वहां पे हैजर्डस इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं किसी ना किसी तरह से हमारे इन्वायरमेंट में, वो चीज आ रही है। ठीक है। और रेडिएटिव कंटेमिनेशन हो रही है, हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है। वो जिस जगह पे जा रहा है, जमीन पे पाँव रख रहा है, किसी के घर गया है, किसी से कांटेक्ट किया है, कोई पब्लिक टॉयलेट उसने यूज किया है, किसी से, ठीक है, टिश्यू पेपर यूज करके फेंका है, कोई सॉलिड वेस्ट उसने फेंका है, जिस चीज को उसने हाथ लगाएगा उस चीज में से रेडिएशन के इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके लिए ही डिफरेंट डिकंटेमिनेशन टेक्निक होते हैं और आपको ये क्वेश्चन आता होता है। ठीक है। अच्छा, तो वही बताया कि वी कैन टेक द फॉलोइंग स्टेप्स टू लिमिट द चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन। ठीक है। गेट आउट ऑफ द इमीडिएट एरिया क्विकली। जिस जगह पे स्पिलेज हो गई है या जिस जगह पे आपको पता लगा है कि जी रेडियो फार्मास्यूटिकल है या कंटेमिनेशन है, आप उस जगह को फौरन जो है ना वेकेंट कर दो। ठीक है। अगर कपड़ों पे हुई है तो जो कपड़े आपने पहने हुए उसकी आउटर लेयर को रिमूव करो। ठीक है। अगर तो आपके रेडियो एक्टिव मटीरियल आपके कपड़ों पे है तो उसको अपनी बॉडी से फौरन हटाने की कोशिश करो और उसको एक अलग जगह पे डिस्पोज ऑफ करो। ठीक है। तो ये इससे ज्यादा चांसेस ये होंगे कि इंटरनल कंटेमिनेशन को भी वो बचाएगा। ठीक है। ऑब्वियसली जैसे ही आपको पता चलेगा कि जी इस जगह पे कंटेमिनेशन है और आपने वो जगह छोड़ के आप फॉरन निकल गए, तो इसका मतलब ये है कि आपका एक्सपोजर कम से कम हुआ है रेडिएशन से। ठीक है। और आपको इफेक्ट ज्यादा नहीं आएंगे। फिर मैंने आपको पहले भी बताया था, इंटरनल कंटेमिनेशन 4 तरीकों से हो रही थी ना, इंजेक्शन से, एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू। तो एब्जॉर्प्शन में यही था ना कि आपके जो ओपन वूंड्स होते हैं, ठीक है, अगर किसी को जख्म वगैरह, तो आपने उन कट्स और एब्रेशन की सर्फेसिस को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। उनको बैंडेड रखना है ताकि कंटेमिनेटेड आइटम्स जो है उन जगहों पे ना जा सके। ठीक है। अगर आपकी कंटेमिनेशन हो गई है तो सबसे पहले आपने यही करना होता है, जो केमिकल डिकंटेमिनेशन का तरीका है, कि आपने पूरे बॉडी पार्ट्स को अच्छी तरह जो कि एक्सपोज हो चुके हैं उनको पानी से धोना है। जो भी नॉर्मल वाटर है, ल्यूकेवार्म वाटर, ठीक है, उससे आपने धोना है। और सोप आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कोई भी सॉलिड जैसा टिश्यू पेपर वगैरह आपने वो चीज यूज नहीं करनी, क्योंकि आप ऑब्वियसली अब आपको रेडिएशन मिल रही है। ठीक है। आप
उसके असर में आ चुके हो तो आप टिश्यू पेपर कहीं यूज करके फेंक दोगे ऐसे ही, तो उसमें से भी रेडिएशन निकलती रहेंगी। इसीलिए कहते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में जो न्यूक्लियर वेस्ट होता है, ठीक है, उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें से कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन इमिट होती रहती हैं अनटिल वो अपने हाफ लाइफ कंप्लीट करके डिके के प्रोसेस तक नहीं पहुंचता, ठीक है। और उसमें से जाहिर बात है डिके का प्रोसेस है, हाफ लाइफ है, एनर्जी भी निकल रही है, रेडिएशन भी निकल रही है, उसने अपना टाइम पूरा करके ही खत्म होना है। और जितना भी हमारे पास एक्सपोजर मिल रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे रेडियो न्यूक्लाइड की अमाउंट पे, उसकी एक्टिविटी पे, और वो उस डिपार्टमेंट में क्या काम कर रहा है, कैसे पेट सिटी में काम कर रहा है, स्पेक में काम कर रहा है, वो रेडियो फार्मास्यूटिकल, उस सब चीजों पे डिपेंड करता है। और हमारे पास रेडियो एक्टिव, जो हमारे पास रेडियो न्यूक्लाइड की एक्टिविटी होती है वो कौन मैयर कर रहा होता है? जैसे हम रेडियोलॉजी में डोज वगैरह को मैयर कर रहे होते हैं, मेडिकल फिजिसिस्ट थे ना जो इन चीजों को मैयर कर रहे थे, इसी तरह न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में भी स्पेसिफाइड पर्सनल होते हैं, ठीक है, जो कि आपके पास रेडियो न्यूक्लाइड की एक्टिविटी को मैयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, आजकल इन्हीं इफेक्ट से बचने के लिए जो हमारे पास पेट सिटी हो रहा होता है, ठीक है, उसमें क्योंकि हमारे पास पेट सिटी में हमें पता है ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेडिसिन स्कैन है, पेट सिटी में भी हमारे पास इंक्रीज्ड एक्सपोजर का खतरा होता है कि जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आजकल क्या होता है, थेराप्यूटिक एप्लीकेशन जो है न्यूक्लियर मेडिसिन की, यानी ट्रीटमेंट के लिए जो भी पर्पज के लिए हमारे पास न्यूक्लियर मेडिसिन में रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज होते हैं, उनमें बेसिकली ना हम ज्यादातर आजकल जो चीजें यूज हो रही हैं, जो रेडियो न्यूक्लाइड यूज हो रहे हैं, वो बीटा इमिटिंग रेडियो न्यूक्लाइड ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ताकि उसमें एक, क्या इस एग्जांपल आप ऐसे दे सकते हो बीटा इमिटिंग रेडियो न्यूक्लाइड्स की, कि आजकल हम मेडिकल प्रोसीजर में ये ज्यादातर इसलिए ये वाले रेडियो न्यूक्लाइड यूज हो रहे हैं जो बीटा इमिटिंग है, क्योंकि इनकी एनर्जी एज कम्पेयर टू गैमा रेस कम होती है, ठीक है, और इनके स्किन कंटेमिनेशन के चांसेस एज कंपेयर टू गैमा एमिटिंग रेडियोन्यूक्लाइड्स के कम होते हैं, ठीक है। इसलिए आजकल पेट सिटी में बीटा एमिटिंग रेडियोन्यूक्लाइड ज्यादा यूज हो रहे हैं। मैं ये पेट सिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब जिस तरह हमने रेडियोलॉजी में पढ़ा था कि कुछ रेडिएशन के डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट होते हैं, कुछ स्टोकेस्टिक यानी लेट और अर्ली इफेक्ट होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जो न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारे पास वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए भी खतरा होता है कि जी उनको भी ये इफेक्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि रेडिएशन तो कॉन्टिन्यूसली उनको भी मिल रही होती है, इसलिए उनके लिए कुछ डोज लिमिट मुकर्रर कर दी जाती हैं, उनको भी कुछ स्पेसिफिक डोजिमीटर्स दे दिए जाते हैं, और वक्तन वक्तन हम उनकी डोज लिमिट्स को मैयर कर रहे होते हैं, और वो कौन मैयर करता है? वो मेडिकल फिजिसिस्ट ही मैयर कर रहा होता है। और अलारा जो है वो क्या था? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, एक प्रिंसिपल था, वो किस लिए यूज था? उस प्रिंसिपल का यूज क्या था कि वो जो है उस डोजेस को एक स्पेसिफिक डोज लिमिट से बिलो ही रखता है, यानी उस डोज लिमिट से बढ़ने नहीं देता, अलारा प्रिंसिपल जो था, ठीक है। ये चीजें आपने याद रखनी है, आप ये सारा कुछ लिख सकते हो। अगर आपके पास रेडिएशन प्रोटेक्शन न्यूक्लियर मेडिसिन आ जाता है तो आपने यही बताना है कि कंटेमिनेशन से कैसे बचाना है, ये सारे स्टेप्स आपने उसमें लिख देने हैं, ठीक है। After authorities determine that internal contamination may have occurred, one might be able to take medication to reduce the radioactive material in the body. उन्होंने बताया कि चलो एक्सटर्नल कंटेमिनेशन को तो आप बॉडी से कपड़े हटा सकते हो, नहा धो सकते हो साबुन से, पानी से, ठीक है, वो एक्सटर्नल कंटेमिनेशन रिमूव करने का तरीका था। अगर इंटरनल कंटेमिनेशन हो गया, ऑब्वियसली वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट करना शुरू कर देगी और हमारे, ठीक है, ऑर्गन्स पे, तो उसके लिए आम पे पेशेंट्स को मेडिकेशन भी देते हैं ताकि वो उन इफेक्ट्स को रोक सके रेडिएशन के। अब मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफिक डोज लिमिट्स जो होती हैं, ठीक है, वो हमारे जो वर्कर्स हैं एज अ टेक्नोलॉजिस्ट जैसे हम हैं उनको मुकर्रर कर दी जाती हैं, ठीक है, कि अगर वो एक सर्टेन इफेक्टिव डोज से बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वहां पे जी इफेक्ट आ सकता है, ठीक है। फिर जब डोज लिमिट में ये, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एज अ टेक्नोलॉजिस्ट, एज अ वर्कर हमारे ऊपर वो इफेक्ट आ रहे हैं? ऑब्वियसली हमने न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम करते हुए डोजीमीटर्स तो पहने होते हैं ना, ठीक है, तो हम एनुअली, ईयरली या फिर मंथली, बाय एनुअली, ठीक है, तो इस तरह डिफरेंट टाइमिंग इंटरवल्स पे आप फिर डोज मेजरमेंट्स आपकी की जाती हैं। अगर आप उस स्पेसिफिक डोज से आपकी डोज इंक्रीज करिए तो इसका मतलब है कि आपको रेडिएशन इफेक्ट्स होना शुरू हो गए, ठीक है।
तो इसलिए आपको डोज लिमिट्स मुकर्रर की जाती हैं। और अगर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में कॉमनली होता है कि जब भी कोई पेशेंट पेट स्पेक के लिए आता है, ठीक है, तो ये होता है कि कोई भी फैमिली मेंबर या पेशेंट का अटेंडेंट उनके साथ होता है कि भी वो पेशेंट का ख्याल रखे, उसको घर लेके जाए। लेकिन जिस वक्त आपके पेशेंट का स्कैन हो जाता है, आपने उसको ऑब्वियसली रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया हुआ होता है, तो आपने पेशेंट को जिस वक्त रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया हुआ है, तो वो जो अटेंडेंट है उसको भी तो खतरा होगा ना जब वो उस पेशेंट को घर लेके जाएगा। कैसे खतरा होगा? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर तो रेडियो फार्मास्यूटिकल है और वो कॉन्टिन्यूसली रेडिएशन अभी भी इमिट कर रहा है। इसीलिए जो हमारे पास न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, उनके कुछ रूल हैं स्पेसिफिक जो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो किए जाते हैं, और उनमें यही बताया जाता है कि जब न्यूक्लियर स्कैन हो जाता है उसके कुछ टाइम तक हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जी आपने अलहदा वॉशरूम यूज करना है, ठीक है, आपको हमारी एम्बुलेंस जो है वही घर छोड़ के आएगी। ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स की मैं बात कर रही हूँ। या तो उनको एक दिन के लिए हॉस्पिटलाइज भी रखा जाता है ताकि रेडिएशन के इफेक्ट्स कम हो जाए। आपने इंटरेक्ट नहीं करना प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ, लैक्टेटिंग मदर्स के साथ, ठीक है, इनके साथ आपने इंटरेक्ट नहीं करना। अलहदा बाथरूम, अलहदा खाने पीने का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट नहीं यूज करना। क्यों? क्योंकि दूसरों को भी तो आपने रेडिएशन इफेक्ट को से बचाना है ना, अपने साथ साथ भी। और जिस तरह के अब एक किसी हॉस्पिटल में या न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में अगर आप जाओ तो वहाँ लिखा होता है कि जी इस एरिया में पब्लिक एक्सेस जो है, इस स्पेसिफिक या डेजिग्नेटेड एरिया में पब्लिक एक्सेस जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। वो इसी वजह से ही रिस्ट्रिक्टेड की जाती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, ताकि उस वक्त में जिस वक्त में पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया जाता है तो उसे एक अलहदा कमरे में बिठाया जाता है, ठीक है। मेरी फैमिली में रिसेंटली एक ऐसा केस देखने का आया कि उनको कैंसर था, ठीक है, उनको कैंसर था, तो उनका पेट स्कैन होना था, तो उनको रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया गया। उनको जब रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया गया तो वो यही बता रही थी, तो मुझे कहती कि मुझे 2 घंटे के लिए एक अलहदा कमरे में बिठाया गया था। उनको 2 घंटे के लिए इसी वजह से अलहदा कमरे में बिठाया गया था, ताकि और उनको इंस्ट्रक्ट किया गया था कि अपने कमरे से भी बाहर नहीं आना, क्योंकि उनको जो रेडियो फार्मास्यूटिकल दिया गया था ऑब्वियसली उसको कुछ टाइम तो लगेगा ना बॉडी के स्पेसिफिक एरिया तक पहुंचने के लिए, उसके बाद इमेजिंग स्टार्ट होगी। सेम ऐसे ही जैसे हम जनरल रेडियोलॉजी में बेरियम देते थे ताकि वो एक स्पेसिफिक टाइम तक हमारी इंटेस्टाइन में पहुंच जाए और उसके बाद हम इमेजिंग स्टार्ट करते थे। इसी तरह पेट सिटी का भी यही होता है। इसलिए उस स्पेसिफिक जगह पे फिर पब्लिक एक्सेस जो होती है उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। आई होप सो कि यहाँ तक समझ आ रही होगी, और बहुत इजी है, परेशान नहीं होना। अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो फिर भी मैं समझा दूंगी। इसी तरह एज अ टेक्नोलॉजी जब हम न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारे डोज लिमिट्स के साथ साथ अपटेक मेजरमेंट्स भी ली जाती हैं कि जी गैमा कैमरा एग्जामिनेशन की जाती है, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमें जो है बता रहे होते हैं कि जी और किस तरह से हम रेडिएशन हैजर्डस से बच सकते हैं, या कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हमारे पास रेडियो न्यूक्लाइड्स की सेफ्टी के लिए जरूरी होते हैं, उनकी प्रॉपर हैंडलिंग के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। वो मैं आगे बताती हूँ। ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर आप वहां से पढ़ लोगे तो भी बहुत आसानी है। पब्लिक एक्सेस टू designated area in hospitals and nuclear medicine department is restricted and limited in terms of duration. The radiation protection of the public will therefore be efficiently utilized by shielding the radiation sources, proper design of a facility, access restriction, and by safe working procedure followed by the staff members. ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जी मेडिकल फिजिसिस्ट जो है, ठीक है, वो हमारे पास रेडियो न्यूक्लाइड की एक्टिविटी को मेजर करेगा। जो भी रेडियो न्यूक्लाइड यूज होने उनको आइडेंटिफाई करने का काम भी फिजिसिस्ट का ही है, और इंटरनल रेडिएशन डोजीमेट्री का जो काम है वो भी हमारे पास फिजिसिस्ट ही देख रहा होता है। और एज अ टेक्नोलॉजिस्ट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं कि जी हम जितने भी रूल्स हैं जो कि एप्लीकेबल रूल्स हैं उनको फॉलो करें। जितने भी रेडिएशन प्रोटेक्शन और सेफ्टी के रूल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक लाइसेंस हैं, हमें उनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और उनको फॉलो अगर हम नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उन रूल्स को ब्रीच कर रहे हैं, ठीक है, और वो फिर अगेंस्ट चला जाता है रेगुलेटरी अथॉरिटीज के। तो जब भी न्यूक्लियर मेडिसिन में जॉब्स आती हैं और बंदे ने काम करना तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग क्राइटेरिया होता है, ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी देती है।
और इसीलिए न्यूक्लियर मेडिसिन में प्रोफेशनल बॉडीज काम कर रही होती हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है एज वेल फॉर डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स, दोनों के लिए डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट प्रोसीजर दोनों के लिए जरूरी होता है। और जिस तरह के जनरल रेडियोलॉजी में हमें रेडिएशन को, पेशेंट को तो रेडिएशन मिल ही रही थी, ठीक है, क्योंकि एक्सरे में सोर्स हमारे पास एक्सरे ट्यूब थी, जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन में मैंने पहले भी बताया था ज्यादा खतरनाक इसलिए होती हैं शुआएं हमारे पास या रेडिएशन, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर मेडिसिन में हमारे पास सोर्स पेशेंट की बॉडी इटसेल्फ होती है, क्योंकि हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट किया होता है और वो अपने अपने साथ साथ अपने आसपास वाले लोगों को भी ज्यादा खतरा दे रही होती है, ठीक है, इसीलिए हमें ख्याल रखना पड़ता है रेडिएशन प्रोटेक्शन का अपने लिए भी और अपने सराउंडिंग में वर्कर्स के लिए, पब्लिक के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि जी पब्लिक एक्सेस जो है इस स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के लिए इस एरिया में जो है वो आप नहीं आ सकते, अटेंडेंट के अंदर नहीं आ सकते, आपको बाय वेटिंग लाउंज में ही वेट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ कंट्रोल्ड एरियाज होते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वो आपकी बुक में लिखे हुए होंगे कि इतने गॉस का ये एरिया है, इसको क्रॉस करके आप नहीं आ सकते, क्योंकि ये लिमिटेशंस हमारे लिए ही बनाई गई हैं, हमारी सेफ्टी के लिए और पब्लिक की सेफ्टी के लिए, जो पेशेंट के साथ अटेंडेंट्स आते हैं उनकी सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। अच्छा, कुछ और फैक्टर्स हैं जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन की सेफ्टी, न्यूक्लियर मेडिसिन में सेफ्टी के लिए जरूरी हैं, या जब हम रेडियो न्यूक्लाइड थेरेपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसी पेशेंट को, हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करना है, उससे पहले क्या क्या और तरीके हो सकते हैं जिससे हम कंटेमिनेशन से बच सकते हैं, उसमें आता है सेफ हैंडलिंग ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड। जो भी रेडियो न्यूक्लाइड हमारे पास हॉस्पिटल में आ रहा है, ऑब्वियसली वो पहले जहां उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है वहां से उसको हॉस्पिटल ले जाने तक का जितना भी प्रोसीजर है उसके लिए चाहिए होता है कि प्रॉपर हैंडलिंग हो, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट सीक्वेंसेस होते हैं कि सबसे पहले आपने ऑर्डरिंग की, ठीक है, आपने ऑर्डर दिया, फिर रिसिप्ट बनी, फिर अनपैकिंग होती है, फिर स्टोरेज होती है, डिस्पेंसिंग होती है, फिर इंटरनल ट्रांसपोर्ट्स होती हैं, ठीक है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि उस कंपनी से आपके हॉस्पिटल में आई, फिर हॉस्पिटल से कि अगर एचआर डिपार्टमेंट में या जो भी स्टोरेज रूम है वहां से लेके फिर आपके न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट में आ रही है, वहां पे यूज हुआ, उसके बाद आपने प्रॉपरली जो वेस्ट हुआ है रेडियो एक्टिव वेस्ट उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करके आना है। ये सारा कुछ सेफ हैंडलिंग ऑफ रेडियो न्यूक्लाइड्स में आता है, ठीक है। फिर सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के लिए, इसलिए हमें सबसे पहले पेशेंट हिस्ट्री लाजमी पता होनी चाहिए, पेशेंट की आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आपने पेशेंट से पूछना है, पेशेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपने पूछनी है, क्यों, ताकि जो हमने रेडियो एक्टिव पेशेंट है और जो डोज हमने कितनी डोज पेशेंट को देनी है वो उस चीज पर डिपेंड कर रहा होता है। फिर कुछ प्रिकॉशंस ऐसी हैं जो कि हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए भी दी जाती हैं और कुछ आउटडोर पेशेंट्स होते हैं। अच्छा, हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना वो और हैं, और जो आउटडोर पेशेंट्स के लिए होती है ना वो और है, ठीक है। अब जैसे हॉस्पिटलाइज पेशेंट है उसमें आपने पेशेंट के साथ साथ जो उसकी अटेंडेंट नर्स है, ठीक है, आपने उसको भी इंस्ट्रक्ट करना है, जितना भी वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। अगर कोई विजिटर है, अगर वो हॉस्पिटलाइज आपका पेशेंट है और के साथ कोई अटेंडी है, ठीक है, और वो विजिटर्स आ रहे हैं तो उनको भी गाइड करना हमारा काम है। फिर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, जब पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करना है तो उसके लिए हमें जो उसको प्रॉपर प्रिकॉशंस बतानी है वो भी हमने बतानी पड़ती है, ठीक है। फिर जब पेशेंट चला जाता है डिस्चार्ज होके तो हॉस्पिटल वार्ड होता है, उसकी हम डिकम्पनीशन करते हैं, ठीक है, उसको डिकंटामिनेट करते हैं, ठीक है, और जो उतना भी रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है उसको हम फिर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसी तरह ये सारी चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है ना उसको आपने प्रॉपरली कलेक्ट करना है, सेग्रीगेट करना और डिस्पोज ऑफ करना है अकॉर्डिंग टू नेशनल रेगुलेशन एंड लोकल रूल्स के अकॉर्डिंग। ये सारा कुछ आपकी बुक में लिखा हुआ है, अगर आपकी रमेश चंद्रा में नहीं लिखा हुआ तो बर्नियर में ये टॉपिक बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। और जिस वक्त आपने पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल देना है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस भी होती हैं जो आपने पेशेंट को बतानी है कि जी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है, बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि आपने प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन और केयरफुल आइडेंटिफाई करना है पेशेंट को, ठीक है। आपने पेशेंट से ये क्वेश्चन पूछना है, आइदर शी इज प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग, इनकॉन्टिनेंट तो नहीं है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है, नोजिया, लिविंग कंडीशंस कैसी हैं, टाइप ऑफ वर्क वो क्या काम करता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेगा घर जाने से पहले
वापस घर जाते हुए, सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले गए, कैसे घर जाएगा, वर्बल और रिटन इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस देने अपने पेशेंट को, ताकि उसको ईच एंड एवरीथिंग न्यूक्लियर मेडिसिन के लिए क्लियर हो। ठीक है। अच्छा, जिस वक्त हम रेडियो आयोडीन थेरेपी कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जांपल आयोडीन थेरेपी हम कर रहे हैं और किसी को थायराइड कैंसर है इन केस, तो हम ये चीज याद रखते हैं कि हम प्रेगनेंसी में स्कैन नहीं करते अनटिल अनलेस कोई सिवियर कंडीशन ना हो। क्यों? क्योंकि रेडियो आयोडीन जो होता है इट कैन इजीली क्रॉस द प्लेसेंटा। ठीक है। और इट माइट कैन इफेक्ट द फीटस। ठीक है। और वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से फीटस में कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं, पर्टिकुलरली हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इसलिए हम रेडियो आयोडीन थेरेपी तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं करते। अगर तो इन केस तो हम प्रेग्नेंट वुमेन का न्यूक्लियर स्कैन करते हैं, लेकिन अनटिल अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल इंडिकेशन है कि खुदा ना खास्ता पेशेंट को कैंसर है और वो पूरी बॉडी में मेटास्टाइज कर गया और पेशेंट प्रेग्नेंट भी इन केस अगर करना पड़ जाए, तो कुछ पहले लाइसेंस, कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और पूरी एक अथॉरिटी बैठती है, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि क्या करना है। क्योंकि रेडियो आयोडीन थेरेपी के इफेक्ट्स हैं और वो फीटस पे लाजमी आते हैं। इसी वजह से तो कहते हैं कि अगर हम इन केस हमें थेरेपी करनी पड़ जाए, या अगर हमें वैसे भी फॉर एग्जांपल जनरल रेडियोलॉजी की भी बात करूं कि अगर हमें आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया प्रेग्नेंट फीमेल को देना पड़ जाए, तो हम क्या करते हैं कि उसको सजेस्ट करते हैं कि जी आफ्टर डिलीवरिंग बेबी वो बेबी का स्कैन लाजमी कराए। ठीक है। ताकि पता चल जाए कि आयोडीन अपटेक तो नहीं हुआ। वही बात है कि प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट बी ट्रीटेड विद अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। क्यों? अनलेस द थेरेपी इज रिक्वायर्ड टू सेव हर लाइफ। और ये एक्सट्रीमली रेयर इवेंट्स ऐसे होते हैं। ठीक है। उसके बाद ये थी, सारे फैक्टर्स थे इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियर मेडिसिन में थे। और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि स्कैन से पहले पेशेंट की क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। ये सारा कुछ जो है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है वाइवा में कि जी अगर आप रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट को इंजेक्ट कर रहे हो, या सेफ एडमिनिस्ट्रेशन वाले पॉइंट में ये चीज आ जाएगी कि अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि आप पेशेंट को आपने फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 इंजेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लोगे आप? तो आपने ये क्वेश्चन बताना है, आंसर में आपने ये बताना है कि अगर हम पेशेंट को आयोडीन 131 दे रहे हैं, ठीक है, तो वो एक कंट्रोल्ड एरिया में आपने पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करना है। ठीक है। यानी कि आप ना उसको हॉट लैब में दे सकते हो इंजेक्शन, या पेशेंट का जो एक हॉस्पिटल बेडरूम है, जो एक स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड रूम होता है, ठीक है, आप वहां पे पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करोगे। ठीक है। और कि आपने ये याद रखना है कि जो भी कंटेमिनेटेड आइटम्स होंगे वो आपने एक, जैसे कि टिश्यू पेपर आपने यूज किया है, कोई स्पॉन्ज, कोई गॉज, कुछ भी यूज किया, सिरिंज यूज किया, वो आपने एक प्रॉपर प्लास्टिक बैग में डिस्पोज ऑफ करके, वहां पे डिफरेंट टाइप्स के जो डस्टबिन पड़े होंगे, जो हमने रेडियोलॉजी में भी पढ़े थे वैसे ही होते हैं, न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट भी आपने प्रॉपर डिस्पोज ऑफ करना है। और आपने ये बात याद रखनी है कि आयोडीन 131 जो है, ठीक है, या तो वो आईवी भी दे सकते हैं पेशेंट को, या तो वो कैप्सूल्स की फॉर्म में भी दी जाती है पेशेंट को। ठीक है। यानी ओरली भी दी जाती है, ओरल सोल्यूशन के फॉर्म में भी हम पेशेंट को वो इंजेस्ट भी करा सकते हैं। ठीक है। और इंजेस्ट, और अगर जिस वक्त आप वाइल लेके आ रहे हो, जिस वाइल में आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल है, फॉर एग्जांपल आयोडीन 131 है, आपने रेडियो फार्मास्यूटिकल पेशेंट को इंजेक्ट करने के बाद उस वाइल को, आपका क्या काम है कि आपने उसको सेवरल टाइम्स पानी से धोना है, उसको प्रॉपर फ्लश आउट कर देना है, उसके अंदर जो भी आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल थोड़ा बहुत जरा भी बचा होगा। ठीक है। और जिस वक्त आपने पेशेंट को पिलाना होगा, या आपने उसको जाहिर बात है ओरल सोल्यूशन देना है या आईवी देना है, तो उसके लिए प्रॉपर मैंने आपको ये सारी इंस्ट्रक्शंस बताई हैं जो आपने पेशेंट को बतानी है। ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि जी अगर हम पेशेंट को हमने आईवी आयोडीन पिलाना है तो कैसे पिलाएंगे, तो इसका आंसर ये होगा, सबसे पहले जिस वक्त एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपके पास रेडियो फार्मास्यूटिकल होगा, सबसे पहले वो शील्डेड सिरिंज के अंदर होगा। जैसे रेडियो फार्मास्यूटिकल है आपके पास, वो एक शील्डेड सिरिंज के अंदर होगा, वो लेड की होगी। ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, उस रेडियो न्यूक्लाइड को उस शील्डेड सिरिंज से निकाल के इन्फ्यूजन बॉटल में डाल दोगे।
ठीक है। इन्फ्यूजन बॉटल आपने पेशेंट के मुंह के सामने रखनी है, लाइक जैसे पेशेंट चेयर पे बैठा है और टेबल पे इन्फ्यूजन बॉटल आपने रख दिया, उसके अंदर आपने कैथेटर या स्ट्रॉ डाल दिया है, ठीक है, क्योंकि आपने ओरली फॉर इंस्टेंस आपने पेशेंट को ओरली अगर देना है सोल्यूशन, तो आपने क्या करना है, स्ट्रॉ डाल देना है उसके लिए, और आपने पेशेंट को वो कहना है कि वो पी जाए। अगर तो आपने आईवी देना है तो आप क्या करोगे, शील्डेड सिरिंज थी सबसे पहले, उसके अंदर रेडियो न्यूक्लाइड था, फिर आपने शील्डेड सिरिंज से वो रेडियो न्यूक्लाइड निकाला, इन्फ्यूजन बॉटल में डाला। इन्फ्यूजन बॉटल डालने के बाद आपने क्या किया, उस इन्फ्यूजन बॉटल को वाया पेशेंट की बॉडी के साथ कैथेटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। कैथेटर जैसे हम ड्रिप लगाते हैं सीधी जबान में, ऐसे भी कह सकते हैं आप, और आपका पेशेंट बेड पे लेटा हुआ है, और तब तक आपने पेशेंट को हिलने नहीं देना, मूव नहीं करने देना अंटिल द बॉटल इज एम्प्टी, यानी तब जब तक कि सारा रेडियो न्यूक्लाइड जो है वो पेशेंट की बॉडी में ना चला जाए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि बॉटल को आपने निकाल देना है, ठीक है। निकालने के बाद आपने उस कैथेटर को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव वेस्ट बन चुका है उसके बाद, ठीक है। तो अगर आपसे आप कोई क्वेश्चन करे कि जी व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर आईवी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आयोडीन जिनोन, कोई भी आपने फॉर एग्जांपल रेडियो फार्मास्यूटिकल देना है तो कैसे दोगे, तो एक दफा दोबारा रिपीट करती हूँ, रेडियो न्यूक्लाइड जब आप डिस्पेंसिंग हुई है रेडियो न्यूक्लाइड की, वो आपके पास एक शील्डेड सिरिंज की फॉर्म, शील्डेड सिरिंज में आया, आपने शील्डेड सिरिंज से निकाल के इन्फ्यूजन बॉटल में डाला है, बॉटल को आपने आईवी कैथेटर के साथ लगा के पेशेंट के बाजू में लगा दिया। आपने पेशेंट को बेड से तब तक नहीं हिलने देना जब तक बॉटल पूरी खाली नहीं हो जाती, जबकि सारा रेडियो फार्मास्यूटिकल जो पेशेंट की बॉडी में नहीं चला जाता। जैसे ही बॉटल खाली हो जाएगी आपने बॉटल को निकालना है, कैथेटर को निकालना है, वो रेडियो एक्टिव वेस्ट बन चुका है, आपने उसको प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर देना है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेशेंट को हम हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं क्या, पेशेंट घर जा सकता है प्रोसीजर के बाद, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना है या कोई ऐसी अंडरगोइंग मेडिकल डायग्नोसिस है या ट्रीटमेंट है जिसके लिए हमें जरूरी है कि वो रहे डिपार्टमेंट में एडमिटेड, तो हम रखते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि फिर विजिटर्स ऑब्वियसली विजिट करते हैं अपने पेशेंट के पास, लेकिन उनके लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कि मतलब ये बताया जाता है कि अगर आपके पास कोई विजिटर आ रहा है तो उसको रेडिएशन डोजीमीटर जैसे पहना दिया जाता है और बताया जाता है कि जी उसकी डोज 5 मिलीसीवर्ट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब हो जाता है। और कंटेमिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया है कि पेशेंट के पास आने से हम ज्यादा मना ही करेंगे, क्यों, क्योंकि पेशेंट की कंटेमिनेशन जो रही है वो स्लाइवा के थ्रू भी हो सकती है, उसकी ब्रीथिंग के थ्रू भी हो सकती है, उसके सांस लेने की वजह से यूरिन के थ्रू हो सकती है, क्योंकि एयर बॉर्न भी होती है, वाटर बॉर्न भी होती है, ठीक है। तो उस वजह से भी ये रिस्ट्रिक्शन जरूरी होती है। जो थेरेपी पेशेंट्स है, अब थेरेपी और डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। जो थेरेपी पेशेंट्स है ना वो आउटडोर पेशेंट्स है, और जो डायग्नोस्टिक पेशेंट्स हैं वो हॉस्पिटलाइज है। डायग्नोस्टिक का मतलब ये है कि कोई डिजीज जो है वो डायग्नोज हो गई है और उसकी ट्रीटमेंट करनी है, तो उसके लिए पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो सकता है। आउटडोर पेशेंट ऐसे हैं जो कि सिर्फ थेरेपी के लिए आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने रेडियो आयोडीन थेरेपी करनी है किसी पेशेंट की, उसको थायराइड कैंसर डायग्नोज है, वो सिर्फ थेरेपी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट्स को हमने क्या करना है कि जी हम उनको कहते हैं कि वो डायरेक्ट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आयोडीन जो है, ठीक है, वो रेडियो फार्मास्यूटिकल ऐसा है कि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हमने जब रेडियो आयोडीन थेरेपी हम कर रहे हैं एक आउटडोर पेशेंट पे यानी एक थेरेपी पेशेंट पे, तो हमने उसको बताना है कि जी आपको ऑलमोस्ट एक दिन शायद हॉस्पिटल में गुजारना पड़ेगा क्योंकि आज आपकी थेरेपी हुई है, और ताकि इस वजह से रखना पड़ेगा ना, ताकि वो घर जाएगा, हॉस्पिटल से घर जाने तक का जो रास्ता होगा पता नहीं वो कितने लोगों को अपने साथ साथ रेडिएशन देता हुआ जाएगा, ठीक है। तो उस वजह से उसको बताना जरूरी है। और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं ऑब्वियसली वो डायग्नोस्टिक थेरेपी के वो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स के लिए आ रहे होते हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक का मतलब ये कि उनको कोई स्पेसिफिक डिजीज डायग्नोज हो गई भी होती है, तो उनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अभी हम सिर्फ आउटडोर पेशेंट्स की बात करें तो मैंने आउटडोर पेशेंट्स के लिए यही बताया है कि आउटडोर पेशेंट्स होते हैं थेरेपी वाले पेशेंट्स, जिनके पास जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम आयोडीन थेरेपी ले रहे हैं, ठीक है,
उसमें आप पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करोगे कि जी वो ट्रीटमेंट के पहले 1 घंटे में तो कुछ खाए पिए ना, ठीक है। आज अगर उसको थेरेपी दी गई है तो वो उसके 2 दिन तक ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड इनटेक करे, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। अगर वो वॉशरूम जा रहा है तो फ्लश जो है 1 दफा ना करे, 2 से 3 दफा करे, ठीक है। पब्लिक टॉयलेट यूज ना करे, घर वालों से ज्यादा दूर है। अगर वो 1 दिन के बाद भी हम उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, उसको चाहिए कि वो अपना टॉयलेट और उसका जो फ्लोर है उसको साफ रखे, ठीक है। अपने फैमिली मेंबर से, बच्चों से, प्रेग्नेंट फीमेल से क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करे, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को अवॉइड करे और हाथों को ज्यादा से ज्यादा धोए और शॉवर जो है वो डेली ले। और अगर फिर भी इसके अलावा उसको लग रहा है कि कोई हैजर्डस इफेक्ट्स आ सकते हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स आ सकते हैं, या उसको कोई इफेक्ट फील हो रहा है, ठीक है, माइनर इफेक्ट भी फील हो रहे हैं, तो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है। उसको फोन नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन हम देते हैं आउटडोर पेशेंट्स को जो कि सिर्फ थेरेपी के लिए आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ब्रेकी थेरेपी के लिए आ रहे हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है आप लोगों का कि जिस सॉलिड वेस्ट से क्यों मना किया जाता है। सॉलिड वेस्ट का मतलब ये कि पेपर प्लेट, ठीक है, और डिस्पोजेबल कप्स, फ्लैटवेयर वगैरह, इन चीजों से मना किया जाता है। उनको कहा जाता है कि रेगुलर डिशेस, ग्लासेस, यूटेंसिल्स वगैरह यूज करें ताकि उनको आप फौरन धोएं, और धो के आप उनको 1 दफा धो सकते हो, 2 दफा धो सकते हो, 3 दफा धो के उनको कंटेमिनेशन से बचा सकते हो। लेकिन जब आप सॉलिड वेस्ट जो है आप उसको ऐसे ही फेंक दोगे तो उसके अंदर रेडिएशन है, वो बाहर आप किसी भी ऐसी जगह पे फेंकोगे, अगर वो प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं हुई भी तो वो तो सराउंडिंग को भी इफेक्ट करेगी ना। और ये तो मैं इंटरनेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ ना, आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये चीज होती होगी? नेवर एवर, ठीक है। और टिश्यू पेपर और पेपर नैपकिन अगर पेशेंट यूज करे तो आपने उसको इंस्ट्रक्ट करना है कि उसको टॉयलेट में फ्लश आउट कर दे, गार्बेज में ना फेंके। और जितने भी फूड रेजिड्यूज हैं जैसे कि एप्पल कोर्स है, चिकन बोन्स है, इनको अपनी ट्रीटमेंट के पहले हफ्ते में अवॉइड करना उसके लिए ज्यादा बेहतर है, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो है ये आपने आउटडोर पेशेंट्स को बताने की, जो कि सिर्फ ब्रेकी थेरेपी के लिए आ रहे थे। जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होंगे, जो डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट के लिए आ रहे होंगे, उसमें उनके लिए क्या सीन होता है कि उनके लिए सेपरेट रूम्स विद टॉयलेट एंड शॉवर प्रोवाइड किया जाता है। पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वही वर्बल और रिटन जैसे कि कुछ आउटडोर पेशेंट्स को दिए गए हैं। कुछ लोकल रूल्स बनाए जाते हैं नर्सिंग के लिए, जो पेशेंट की नर्स होती है, जो विजिटर्स फॉलो कर रहे होते हैं। कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। और जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, और जो आउटडोर पेशेंट्स हैं, उन दोनों को जब हमने रेडियो फार्मास्यूटिकल इंजेक्ट करना है, वो मैंने आपको पहले भी बताया, वो हम स्पेसिफिक एरिया जिसको हम कंट्रोल्ड एरिया भी कह सकते हैं, उसमें हम जाके देते हैं, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजिस्ट होता है और एक पेशेंट खुद होता है उस रूम में, बस उसके अलावा और कोई भी नहीं होता। उधर एक्स्ट्रा लेड शील्डिंग की जाती है, दरवाजे प्रॉपरली बंद होते हैं, वहाँ के वार्निंग साइंस बाहर लगे हुए होते हैं कि जी इस ड्यूरेशन के बाद और अब तक इस रूम में आना मना है पब्लिक का, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन होती है विजिटर्स के लिए, वहां पे डिकंटेमिनेशन इक्विपमेंट्स भी साथ में पड़े हुए होते हैं। ऐसे पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटलाइज होते हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड्स भी बनाए जाते हैं, ठीक है। और आइसोलेशन वार्ड्स में क्या होता है कि बेड शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है, और एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो होता है ना, ठीक है, एब्जॉर्बेंट मटेरियल सारे फ्लोर पे, बेड पे, फ्लश पे बिछा दिया जाता है, ठीक है। वो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स हैं उनके लिए आइसोलेशन वार्ड में सारे इंतजाम किए जाते हैं। अगर आप गूगल पे आइसोलेशन वार्ड फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन पेशेंट्स लिख के देखो, या आप लिखोगे ना फॉर न्यूक्लियर स्कैन पेशेंट्स, तो उसमें इतने इमेजेस आ जाएंगे। और ये प्लीज एक दफा जरूर देखना कि उनको बेड शील्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है। वार्निंग साइंस जो है, रेडिएशन साइन पोस्टर्स जो है वो डोर्स पे लगाए जाते हैं ताकि पब्लिक एक्सेस ना आ सके। पेशेंट्स के लिए स्पेसिफिक चार्ट्स न्यूक्लियर मेडिसिन में बना के लगाए जाते हैं। डिफरेंट तरह की और इंस्ट्रक्शन पेशेंट को दी जाती हैं कि वो अपने रूम में ही रहे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, लेमन स्लाइसेस ज्यादा से ज्यादा खाए, सिर्फ अपना प्राइवेट टॉयलेट यूज करे और उसको ऑलमोस्ट 3 टाइम फ्लश आउट करे, ठीक है। और स्पेशली मेन को ये कहा जाता है कि दे शुड यूरिनेट व्हाइल सिटिंग टू अवॉइड स्प्लैशिंग ऑफ द यूरिन, ठीक है। वॉश हैंड्स वेल इन सोपी वाटर आफ्टर यूजिंग टॉयलेट, wear footwear when leaving the bed, in event of vomiting or incontinence notify the nurse immediately, क्योंकि नर्स आपको प्रोवाइड की जाती है। और नर्सिंग स्टाफ को भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि रिड्यूस योर टाइम स्पेंट विद द पेशेंट बाय प्लानिंग अहेड एंड वर्किंग एफिशिएंटली, वर्क एज फार एज फ्रॉम पेशेंट एज पॉसिबल, प्रिवेंट
प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेजर्स, जैसे कि आप हम एज ए टेक्नोलॉजिस्ट प्रोटेक्शन ग्लव्स पहन सकते हैं, शू कवर्स, प्रोटेक्टिव गाउन, ताकि हम कंटेमिनेशन के इफेक्ट से बच सकें, रिमूव प्रोटेक्शन क्लोथिंग बिफोर लिविंग द रूम, ये सारे आपने बताना है। ये सारा कुछ जो है आपने बताना है। और अगर विजिटर्स जो है उनके लिए वार्निंग कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है कि अगर तो कोई प्रेग्नेंट वुमेन और बच्चे जो है 18 साल से कम में, उनको हॉस्पिटल में अलाउ नहीं किया जाता, और उनको कहा जाता है कि इन केस आपने पेशेंट से मिलना भी है तो अपना विजिट टाइम जो है वो ऑलमोस्ट 30 मिनट से भी कम रखें, और रीजनेबल डिस्टेंस मेंटेन करें अपने पेशेंट से, ऑलमोस्ट 2 मीटर्स का। ठीक है, पेशेंट को किस नहीं करें, हग नहीं करें, ठीक है, लाइक उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट ना बनाए, उनके सामने उनके रूम में बैठ के उनके साथ खाना ना खाएं, किसी भी उनका टॉयलेट यूज ना करें, सिंक को हाथ ना लगाएं, और उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन है तो पेशेंट से जाके पूछें। फिर डिस्चार्ज करते हुए आपने पेशेंट को बताना है कि जी उसका रेडिएशन लेवल जो है ऑब्वियसली वो इक्विवेलेंट एक्टिविटी लेवल से तो ड्रॉप कर चुका है। ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक जो शुरू में, जिसमें एक रेडियो फार्मास्यूटिकल है, अगर आयोडीन की हम बात करते हैं, अगर उसका रेडियो एक्टिव डिके 8 दिन है, तो जो पहले दिन रेडियो एक्टिव एक्टिविटी होगी वो 8वें दिन तो सेम एग्जैक्टली वैसे नहीं ना होगी, कम हो जाएगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि डिके का प्रोसेस हो रहा होगा, एक्टिविटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो पेशेंट को ये सारा कुछ भी हम साथ साथ बताते हैं। ठीक है, जब पेशेंट चला जाता है तो हम पूरा डिपार्टमेंट जो है उसकी डिकंटेमिनेशन करते हैं। जो रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है वो आके उन सारी चीजों को सुपरवाइज कर रहा होता है, रूम को, इक्विपमेंट को, प्रॉपर रूम का सर्वे करता है, मॉनिटरिंग होती है, प्रॉपर हाउसकीपिंग स्टाफ होता है, वहाँ पे नर्सिंग होती है, और अगर उस रूम के साथ कोई और रूम है उसकी भी डिकंटेमिनेशन की जाती है। और फिर ये आगे उनको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि जी जब आरपीओ जो रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑफिसर होता है, जब वो बता देता है कि जी सारा कुछ क्लियर है, उस पर क्योंकि डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि वो सारा कुछ सुपरवाइज कर रहा होता है, जब वो प्रॉपर सर्वे कर लेता है, वो रेडिएशन वार्निंग साइन को खत्म कर देता है और नर्सिंग और हाउस कीपिंग स्टाफ को कहता है कि जी अब ये रूम जो है वो जनरल यूज के लिए रेडी है, अब आप कर सकते हैं। इवन दो फर्नीचर, टेलीफोन सेट्स, वहां पे अगर ड्रॉर्स हैं, चेयर्स हैं, उन सबका सर्वे किया जाता है कंटेमिनेशन की वजह से। ठीक है, और कंटेमिनेशन के मेथड्स क्या होते हैं, मॉनिटरिंग के मेथड्स क्या होते हैं, कि हम कंटेमिनेशन को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं। डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे वाइट टेस्टिंग होती है, डायरेक्ट सर्विंग होती है, उसके बाद आप जो वार्निंग साइन को हटा के, यानी रेड साइन को हटा के ग्रीन साइन लिख देते हो, जहाँ पे रेडिएशन हैजर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है वहां पे लिखा आ जाता है रेडिएशन सेफ साइन। ठीक है, और रेडिएशन सेफ साइन आफ्टर डिकंटेमिनेशन और क्लियरिंग ऑफ द रूम जब हो जाती है, उसके बाद आप रेडिएशन सेफ्टी का साइन लगा देते हो। एंड पे हमारे पास क्या बचता है, रेडियो एक्टिव वेस्ट। अब रेडियो एक्टिव वेस्ट फीसिस की फॉर्म में है, यूरिन की या अदर लिक्विड्स की, शुड बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय टॉयलेट। ठीक है, अगर तो कंटेमिनेटेड लाइनिंग है, क्लोथिंग है, फूड आइटम्स है, जो कि हम टॉयलेट में नहीं ऑब्वियसली नहीं पहन सकते, ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, एक सेपरेट प्लास्टिक बैग में डाल देते हैं। वो येलो कलर का होता है, जिसके ऊपर रेडिएशन हैजर्ड का साइन भी बना होता है और उसमें रेडियो एक्टिव वेस्ट भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, और उसको एक स्पेसिफिक या एक डेजिग्नेटेड रेडियो एक्टिव वेस्ट स्टोरेज जगह होती है, जहाँ पे हम उस वेस्ट को रखते हैं और प्रॉपरली उस जगह पे जाके फिर आगे उसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया जाता है। और फिर जो कटलरी या डिशेस होती हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था डिस्पोजेबल हम यूज नहीं कर रहे होते यूटेंसिल्स, उनको हम धो के वापस वो रीयूजेबल होते हैं नेक्स्ट पेशेंट के लिए। फिर वही बात है कि सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसको आपने एक प्रॉपर प्लास्टिक बैग में डाल दिया और आपने उस बैग को प्रॉपरली टैग करना है। टैगिंग बहुत जरूरी होती है रेडियो एक्टिव वेस्ट की, ताकि पता चल जाए जिस वक्त आगे जब हमने वेस्ट को हॉस्पिटल से निकाल दिया और अथॉरिटीज ले गई आगे उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, ताकि उनको पता हो कि इसके अंदर क्या है। इसलिए टैगिंग बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये था सारा हमारा कंटेमिनेशन का प्रोसेस और न्यूक्लियर मेडिसिन सेफ्टी के बारे में। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। होपफुली यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।